This program is co-powered by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की प्रॉपर तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुकाबला बहुत बड़ा होगा। कर्नाटक की हार के बाद, हिमाचल प्रदेश की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों की तरफ दबाव में है, और उसको बढ़त के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य है बीजेपी। बीजेपी उत्तर प्रदेश की ही ताकत से दिल्ली की गद्दी को और मजबूती से दोबारा काबिज होने की कोशिश करेगी। यानी उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस। विपक्ष यूपी में क्या कर रहा है और बीजेपी की क्या तैयारी है, और अगले महीने यानी इस महीने के अंत से 30 तारीख से क्या शुरू होने जा रहा है, हम इस विषय पर आज परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ताकत का केंद्र है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का पावर हाउस है, और उत्तर प्रदेश से मिली राजनीतिक ताकत ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर मजबूती प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सबकी सब सीटें जीतें वो, जो उन्होंने नगर निगम में किया। बीजेपी नगर निगम के चुनाव के बाद उत्साह में है, और उसको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का उसका संकल्प पूरा हो सकता है। आने वाली 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी बहुत वृहद बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, वोटर्स स्तर पर एक वृहद जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसमें घर घर, बूथ बूथ उसकी पार्टी के सांसद, विधायक, मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स और बड़े नेता पहुंचने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी का उत्तर प्रदेश को लेकर इतना सेंसिटिव होने का कारण क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। क्यों यहाँ हर घर वोटरों तक पहुंचने की चर्चाएं चल रही हैं, और इस 44-45 डिग्री में, इस तपती गर्मी में बीजेपी गांव-गांव और वोटरों तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रही है। बहनों भाइयों, उत्तर भारत के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत केंद्र उत्तर प्रदेश। देश की राजनीति में बीजेपी के ताकत का केंद्र उत्तर प्रदेश। बीजेपी की राजनीति की आत्मा उत्तर प्रदेश। यूपी और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ऐसा है कि अभी उसको चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की हार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की हार और कर्नाटक की हार भारतीय जनता पार्टी को स्तब्ध कर गई है। बीजेपी का सारा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ सिमट रहा है, क्योंकि यहां की 80 सीटें ही उसको दिल्ली में ताकत देंगी। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के साथ कोई हादसा राजनीतिक तौर पर हुआ, तो दिल्ली की गद्दी पर उसकी दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, प्रभाव भी पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी ने सारा ध्यान, सारा दिमाग, सारी ऊर्जा, सारे रिसोर्स और सारे तौर तरीके उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिए हैं। इसलिए आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विपक्षी दलों की निगाह शायद बीजेपी के इस बड़े मूवमेंट पर ना हो, या हो सकता है कि हो भी, लेकिन बीजेपी की इस जबरदस्त तैयारी को काउंटर करने के लिए अपोजिशन के पास क्या है, हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे कि अपोजिशन में क्या कर रहा है। अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी। नगर निगम में उसको करारी हार मिली, पालिका और परिषद में अपोजिशन ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन बीजेपी के सामने मुकाबला देने में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब अगला मुकाबला 2024 सार्वजनिक आम मुकाबला। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के ऊपर ही उम्मीदें टिकी हैं कि वो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन ताकत से करेगा बीजेपी के सामने। समाजवादी पार्टी के अलायंस में कमजोरी हुई है, और उसके 2 महत्वपूर्ण अलायंस पार्टनर्स साथ छोड़कर गए हैं। अब 29 तारीख को समाजवादी पार्टी में एक मेगा बैठक होने जा रही है, 29 में, जहां पर पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी बुलाए गए हैं। हार के कारणों की समीक्षा भी करेंगे,
ग्राउंड पर भी जाएंगे और पहली बार समाजवादी पार्टी बूथ बूथ पर वृहद अभियान चलाने जा रही है। अलाइज पार्टनर्स को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी का मुकाबला इस बार और ताकत से और मजबूती से किया जाए। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को 45% प्लस वोट शेयर था असेंबली इलेक्शन में और 36 प्लस था परसेंटेज वोट थे सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी अलायंस के। यानी इन दो पार्टियों की आमने सामने की टक्कर और 12.5% वोट शेयर के साथ थी मायावती। तो अब मायावती क्या करेंगी? उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में मैं कहे अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहूं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्टिकली डाउनफॉल हुआ है 10 साल के भीतर, बसपा एक रिसर्च का विषय है। 2012 तक जिनकी जलवेदार उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी, आज उस पार्टी के पास सिर्फ एक सांसद बचा है और यह वक्त कितना बीता है? महज 10 साल, ओनली 10 ईयर्स, फिनिश्ड। एक विधायक। अब 2024 में क्या होगा? क्योंकि 19 में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की वजह से 10 सीटें मिली थी। अब इस बार अकेले जाना है, जोखिम बड़ा है, सपोर्ट बेस तेजी से नीचे आ रहा है। बीएसपी का क्या होगा? अब आइए कांग्रेस। कर्नाटक की जीत के बाद बेहद उत्साहित कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यूपी में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, क्या तैयारी कोई नहीं जानता। दूसरे राजनीतिक दल जो छोटी पार्टियां, इन्होंने क्या तैयारी की है? आज हम इन सब कारणों की समीक्षा करेंगे। बहनों भाइयों, आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। आज मैंने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं, अन्य मेहमानों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है ताकि हम 24 की तस्वीर को अभी से समझने की कोशिश करें। कुछ बयान सुनिए आप। के पूरा होने पर हम केंद्र प्रदेश की सभी नीतियों को लेकर के, सरकार के जो कार्यक्रम है उनको लेकर के हम जन जन तक जाएंगे। उसमें प्रदेश के कार्यकर्ता, केंद्र के कार्यकर्ता, बूथ सारे कार्यकर्ता जुटेंगे। जन जन में ये भरोसा कि भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के सदस्य की तरह है और बड़ी बड़ी रैलियां भी होंगे, जनसंपर्क के कार्यक्रम भी होंगे और प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे। मोदी सरकार ने बैंक, LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरलाइंस और LIC तक बेचने का काम किया है। तो आज हम इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। उत्तर प्रदेश के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान की बहाली चाहते हैं, सब के सब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और इस तैयारी में कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक रूप से, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के रूप में तैयारी शुरू की है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और AMIM से उनके देश के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के प्रभारी आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रेम कुमार जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिर इतनी गर्मी में जब टेम्परेचर ऐसा है, आप क्यों अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण को अपना मूल मंत्र बनाकर जनता के बीच में हमेशा से रहती है। तो हम 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारे नेता कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी लंदन और इटली नहीं घूमते। वह जो है जनता हित के लिए लगातार जनसंपर्क, जन अभियान और अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बैठा करके जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। 30 मई को हमारी सरकार के, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। हम उसके बाद से पूरे 1 महीने का 30 मई से 30 जून का हम एक अभियान बना के चल रहे हैं कि हम जनता के पास विभिन्न अवसरों पे हम जाएंगे। पूरे 80 लोकसभा सीटों में हम जनसभाएं करेंगे। हमारे सभी केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता इन संपर्क अभियानों में हिस्सा लेंगे और हमारे सभी सांसद और विधायक और यहाँ तक कि पार्टी के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, मंडल स्तर के पदाधिकारी, बूथ लेवल के पदाधिकारी, पन्ना लेवल के पदाधिकारी और पन्ना समिति तक के जो है हमारे अभियान के लोग जो हैं जनता के बीच में केंद्र और राज्य सरकार के किए हुए काम। पर एक बात मुझे बताइए, आप लोग हर टाइम इलेक्शन मोड में कैसे रह लेते हैं? हम जन सेवा के मोड में रहते हैं। तो जन सेवा का को इलेक्शन तो उसका एक इम्तिहान है।
हम हर इम्तिहान में जनता हमको अव्वल नंबर देती है। यह तो अन्य पार्टियों को चिंता करनी चाहिए कि उन पर जनता क्यों नहीं भरोसा कर रही है। कारण क्या है कि उनके नेता अविश्वसनीय हो गए हैं और जनता भरोसा नहीं कर रही है। अभी तो आपने देखा होगा कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमको सत्ता जनता ने दी, लेकिन जो नगर निगम की सत्ता है, जो तीसरी सत्ता को मानी जाती है, वहां भी जनता ने हमको दी। यहाँ तक कि ये वार्डों में और क्या कहते हैं पंचायत तक में जो है ये लोग अपना खाता नहीं खोल पा रहे हैं। तो यह जो चिंतन का विषय इनके लिए है। आप 2024 के लेकर उत्तर प्रदेश में किसी तरह के दबाव में हैं? निश्चित रूप से हमारे पास है केंद्रीय नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व है। एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, जिसने देश की सीमाएं को सुरक्षित किया है। देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होने पाई हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि गरीब कल्याण की जो योजनाओं को लेकर के, जो सपना लेकर के जो मोदी जी चले थे, आज 4 करोड़ लोग पूरे देश में गरीब जो घरों के मालिक बने और उनकी रजिस्ट्री। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोग राजनीतिक दबाव में हैं। ब्रिजेश जी, परफॉर्मेंस का दबाव। ब्रिजेश जी, ये तो आपका आकलन का विषय है, आप हमेशा समीक्षा कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा यही है कि हम किसी दबाव में ना होकर के हम जन कल्याण और गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं और उसके अनुरूप हम काम करते रहेंगे और उसका परिणाम हमको जनता। कर्नाटक की हार का कोई दबाव है उत्तर प्रदेश पर? भी कर्नाटक में हमारा वोट शेयर नहीं कम हुआ है। 6% जेडीएस का वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। यह जेडीएस की चिंता का विषय है। हम जन कल्याण और जनसंपर्क के माध्यम से कल्याण वहां पे भी काम करते रहेंगे और जनता का जनादेश सिर आंखों पर है। हमने नहीं कोई आरोप लगाया कि जो है ईवीएम हैक हो गई है या ईवीएम के साथ बेईमानी हो गई है। हमें जनता ने समर्थन नहीं दिया, हमने उनको जो है क्या कहते हैं लिया। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपको फिर अवसर देंगे अपनी बात रखने का। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी की तैयारी आपने सुना, इतना सुन के तो आपको बेहोशी आ जानी चाहिए। आप इनके काउंटर में क्या तैयारी कर रहे हैं इनसे लड़ने के लिए? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी ने कहा कि इनके नेता विदेश नहीं जाते हैं, तो या तो मोदी जी को ये अपना नेता नहीं मानते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब इन्वेस्टर समिट के बहाने से भी बहुत से इनके अधिकारी और इनके उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत से मंत्री विदेशी दौरों पर जब थे, तो कितने इन्वेस्टर्स आए, क्या कितने इन्वेस्टर? आलोक जी प्लीज, आलोक जी ने बीच में नहीं, आलोक जी नो, मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। अनइंटरप्टेड डिबेट प्लीज। देखिए, अपनी भाषा पे आप एक सम्मानित चैनल पर बैठे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग मत करिए। भाषा मैंने क्या कहा? आपने भी किस शब्द का इस्तेमाल किया? छुट्टी नहीं बनाने जाते हैं। और छुट्टी कहा आपने? और क्या कहा? आपको सुनाई पड़ रहा है? ऑलराइट, एक सेकंड आलोक जी नो, इस तरह पर्सनल डिस्कशन नहीं प्लीज। दीपक रंजन बोलिए आप। तो 9 साल इनके पूरे, और 9 साल में जब ये जनता के बीच में जाएंगे हर लोकसभा में, तो जनता जब इनसे सवाल करेगी कि पिछले 9 साल में आपने सिवाय झूठ के आपने जो वादे किए थे, आपने रोजगार का वादा किया था, आपने रोजगार का वादा पूरा किया? आपने 15 लाख लोगों के खाते में जमा कराने का वादा किया था, क्या 15 लाख लोगों के खाते में आए? ऐसे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं लोग, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो इस टाइम सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जब 2019 में पुलवामा का सहारा लेकर के आज आपकी केंद्र में सरकार बनी है, उस टाइम के आपके एलजी थे आदरणीय श्री सतपाल मलिक जी, वो जब सवाल जवाब आपसे कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो जनता के किन सवालों का जवाब देंगे? आपकी क्या तैयारी है? आप कैसे? हमारी देखिए, समाजवादी पार्टी मलिक के स्टेटमेंट के आधार पर थोड़ी समाजवादी पार्टी की पूरी हर तरीके से तैयारी है। बूथ लेवल पे बीएलए बनाने का काम हो रहा है। और अभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 29 मई को छोटे से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक की बैठक बुलाई है। और अभी ये सही है कि नगर जब ये महीना भर इस धूप में घर घर जाएंगे, निकलो आप भी, जब ये एक घर जाए आप 2 घर जाओ, बिल्कुल जाएंगे। रोक थोड़ी। समाजवादी पार्टी तो हर तरीके से सड़क पर, अगर समाजवादी पार्टी संघर्ष, ये एक घर में जाके अपना अचीवमेंट बताएं, आप 2 घर में जाके अपनी नीति बताओ, क्यों नहीं करते हो? ये क्या करते? देखिए, ये एक घर में जाएंगे, हम 2 घर नहीं, हम 4 घर जाएंगे विजय जी, और हम लोगों को बताने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, ये चुनाव सीधे सीधे जनता लड़ने जा रही है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि विकास के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम किया है। आज जनता कंपेयर कर रही है समाजवादी पार्टी के किए कामों से, और समाजवादी पार्टी कामों को तरजीह दे रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स को बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है? कुछ अपना अलायंस को बड़ा आकार करेगी? कुछ पार्टियों से चर्चा है आपकी? जैसे बीएसपी, जैसे कांग्रेस। जो हमारा अलायंस आरएलडी से है वो, और कमेरावादी से है, पल्लवी पटेल जी की पार्टी से है, वो हमारा अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। नए पार्टनर जुड़ेंगे इसमें? और बिल्कुल, अगर इसी दिशा में देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने
और ममता बनर्जी जी ने एक बहुत अच्छा फार्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सही है कि कई राज्यों में इनकी सरकार है और अभी कर्नाटक में भी इनकी नई नई सरकार बनी है, तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो दल अपने राज्य मजबूत है, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से कोई अगर लड़ता हुआ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस पार्टी को आगे आकर के जो भी दल अपने कांग्रेस खुद आए और आपको अपना समर्थन दे दे, आप ना कहेंगे कि आओ। नहीं, हमने तो एक फॉर्मूला उनको बना करके भेजा है। थैंक यू। अब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए। पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कर्नाटक जीत के उत्साह के बाद उत्तर प्रदेश में आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह की तैयारियों में लगी हुई है, पूरी ताकत झोंक दी है, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी बहुत उम्मीद रखती है, क्योंकि खासतौर पर हिमाचल और कर्नाटक में जो कुछ हुआ, तो अब उत्तर प्रदेश पर परफॉर्मेंस का दबाव है बीजेपी का। आपका पुराना गढ़ रहा है, आप उत्तर प्रदेश पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? उत्तर प्रदेश पे हम जितना ध्यान दे रहे हैं, जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है उसकी चर्चा कर लिया जाए। कर्नाटक पे और अन्य तमाम राज्यों में भी इनका बड़ा दबाव और बहुत तैयारी और सारी चीज़ें इनकी थी। जब सब खेला खुल जाता है ना, जब सारी पोल खुल जाती है ना, तो आप चाहे घर घर जाएं ना घर घर जाएं, जनता का माहौल और जनता का एक मन जब बन जाता है, जनता ने उत्तर प्रदेश में मन बना। मैं टोकना नहीं चाहता आपको, लेकिन मैं असहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में लड़ी, घर घर गई, संगठित होकर लड़ी, मुद्दों पर लड़ी, इसलिए जीती कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि पब्लिक को अचानक पता चलेगा कि अवस्थी जी ठीक नहीं काम किए तो हटा देगी, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं कि कर्नाटक में हम लड़े, हिमाचल में लड़े, हम चाहे हर जगह लड़े। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में भी इस माहौल में भी, जबकि हमारा विधानसभा में 2.35 नियर अबाउट वोट का परसेंटेज था, जो बहुत ही खराब था। इसके बावजूद भी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव में हम तीन जगह सेकंड पोल किए, और मुरादाबाद में तो हमारी स्थिति है कि हम लगभग 2800 वोट से केवल चुनाव हारे। पांडे जी 4.9% वोट, तो बता तो रहा हूं ना, इतने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बता रहा हूं ना, 47 सीट थी 2012 में भारतीय जनता पार्टी। आपसे तो कहा जा रहा है कि उठो दौड़ो, अगला भाग निकला है आगे। मैं वही बताने जा रहा हूं कि मेरा प्रोग्राम आपको जगाया जा रहा है, उठो। नहीं, आप एकदम सही कर रहे हैं, आप हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी। लेकिन मैं जो अपना प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, भाजपा भी हतोत्साहित होगी और आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अरे तो बताओ। मैं जो बताने जा रहा हूं, पहले मैं इनके बारे में बताओ। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद 11 बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में। जो सीटें हुई थी, जो इनके कभी एमपी हो गए थे, जैसे भी 10 पे हारे थे ये उत्तर प्रदेश का। लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी बताते हैं। 1 जून से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंडल स्तर पे पूरे महीने मीटिंगें करने जा रहे हैं। इसके बाद जिलों में जाएंगे और गांव-गांव तक प्रवास करेंगे। और सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा मीटिंगें करने जा रहे हैं, जो जुलाई माह से शुरू होगा। क्या सच में? 40 से ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपसे। मैं एक सम्मानित चैनल पे बैठा हुआ हूं, पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी। 40 रैली उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उत्तर प्रदेश में 2009 के पैटर्न को ले आते हुए 2009 में हम 22 सीटों पर चुनाव जीते थे और 13 सीट पे सेकंड थे, और इसके बाद 22 सीट पे हम थर्ड थे। 57 सीट थे। यह 57 सीट तो हम किसी न किसी तरह ये हम जीत के ही रहेंगे 2024 में। पांडे जी, आप आज जो मैं बता रहा हूं सुनिए, कॉन्फिडेंस देख के आपका तो मतलब मैं हतप्रभ हूं। नहीं, हतप्रभ आप मत होइए, 2012 से 2014 में आप हतप्रभ नहीं हुए होंगे, जब इनकी सरकार बन गई थी दिल्ली में। मैं बता रहा हूं, जो 2009 में हम सेकंड और थर्ड, और जो 22 सीटें जीते थे, 57 सीट पर सेकंड थर्ड मिला के थे। ये हमारी प्रथम वरीयता की सीट है 57। आपको पता है बीजेपी टिफिन बैठक तक कर रही है। अरे ये हम जीतने जा रहे हैं, बीजेपी चाहे 30 बैठक कर, टिफिन खाएंगे, चर्चा करेंगे। अब बाकी की जो सीटें हैं वो हमारी नेट टू नेट फाइट होगी। हम 80 सीट पर नेट टू नेट लड़ेंगे। पांडे जी, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। आसिम वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गई है, और विशेष तौर पर कर्नाटका में उसकी हार के बाद आपको क्या लगता है कि अपोजिशन इस स्थिति में है? अपोजिशन के पास कोई प्लानिंग है यूपी में पॉलिटिकली कि वो बीजेपी के बढ़ते हुए कारवां को रोक पाए?
सर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अपोजिशन के पास वही प्लानिंग होती है जो बीजेपी देती है। बीजेपी जो प्लानिंग करती है उसी को अपोजिशन पकड़ लेता है और कहता है इसी में चुनाव लड़ेंगे। 2014 का जो मुद्दा था 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी और 350 का सिलेंडर और 30 रुपए का पेट्रोल, ये आज भी उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। 14 भी हार गए, 19 भी हार गए। मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक ब्रिलियंट पार्टी है, उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ब्रिलियंट बनना पड़ेगा सर। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से बेहतर प्लानिंग और सोचना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं आपसे, 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो है मंदिर, राम मंदिर का निर्माण, उसकी ओपनिंग, पूरे देश के लोगों को फ्री में दर्शन, 2000 का नोट बंदी किया है इन्होंने, ये भी एक मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा सर। और हिंदू राष्ट्र, ये 3 मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी सर। ये आपको कैसे इतना पता रहता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको हवा नहीं लगती है? सुनिए सर, मैं कोई बहुत काबिल आदमी थोड़ी ना हूं, मैं इन्हीं के बीच का हूं। जैसे दीपक रंजन साहब, जैसे आम आदमी प्रवक्ता के वैभव महेश्वरी साहब, जैसे प्रेम कुमार जी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता, वैसे ही मैं कोई ज्यादा एक्स्ट्रा अक्लमंद थोड़ी ना हूं। मेरा सोचने का तरीका अलग है। अगर इन 3 मुद्दों पर चुनाव न लड़े बीजेपी तो जो कई जगह मैं हार जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इन 3 मुद्दों से कैसे अपोजिशन निपटेगा? अच्छा, आप लाते रहिए। अब आपने प्रश्न खड़ा किया है तो इसका समाधान भी दो, कैसे निपटेगा अपोजिशन इनसे? सर, फिर मैंने आपसे कह दिया, ये ब्रिलियंट लोग हैं, इनसे लड़ने के लिए, इनसे जीतने के लिए इनसे ज्यादा ब्रिलियंट बनना पड़ेगा। अभी वो आप कांग्रेस प्रवक्ता, भाई माफ कीजिएगा मैं कुछ कहने नहीं जा रहा था, अभी आप कृष्णकांत पांडे जी से पूछ रहे थे कैसे करिएगा, कैसे करिएगा? है, जब करेंगे तब देख लीजिएगा। कैसे करिएगा? नहीं, जब करेंगे तब देख लीजिएगा। कैसे जीतिएगा? जब होगा तब जीत लीजिएगा। एक साहब कहने लगा हम पहाड़ से कूद जाएंगे बिना पैराशूट के, तो सामने वाला कहने लगा आप मर जाएंगे। अरे कैसे मर जाएंगे? आप ऐसे ही मर जाएंगे, जब हम कूदेंगे तब देखिएगा। उसने कहा नहीं साहब आप मर जाएंगे, पहाड़ से कूदिएगा बिना पैराशूट के। अरे नहीं साहब आप बेवजह बात करते हैं, जब हम कूदेंगे और नीचे उतरेंगे तब देखिएगा। उसने कहा अच्छा भाई कूद के दिखाओ, बिना पैराशूट कूद गए, नीचे फैल गए, खरबूजा बन गए। अब किससे पूछिएगा? अब तो मर गए ना। ये आप उनको कह रहे हैं जिन्होंने बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हरा दिया, आप उसके बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, मैं अलर्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, कर्नाटक में इन्होंने चुनाव लड़ा, कर्नाटक में येदियुरप्पा इनके विरोध में, शेट्टार इनके विरोध में, लिंगायत इनके विरोध में। बीजेपी वो गलती वो ट्राई कर ली बीजेपी ने, अब नहीं करेगी सर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत काबिल आदमी नहीं हूं, बस सोचता हूं। काम करो ना, आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी शुरू कर दो बजाय MIM के। अब इन लोग को ज्ञान दो कि कैसे आलोक अवस्थी की पार्टी से निपटे। देखिए इतनी जानकारी के बाद कंसल्टेंसी बनती है। मैं पहला आदमी हूं देश का, सुनिए सर, मैं देश का पहला आदमी हूं जो ये कह रहा है कि जो 2000 की नोटबंदी की है ये बीजेपी ने जानबूझ के की है, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। मैं इकलौता और पहला आदमी हूं देश का। अपोजिशन में कोई ये बात नहीं कह रहा है। मैं इसको साबित कर दूंगा सर कि मैं क्यों कह रहा हूं, वो आपको मानना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती मनवा लोगे क्या? किसी मंच पे बुला लीजिए। अरे सर ये आप अंदाजा लगाइए, ये मैं कह रहा हूं ब्रिलियंट है ये बेवकूफ थोड़ी ना जिन्होंने 2000 नोट की बंदी कर दी। भारत में आप क्या चाहते हो? आप इतना डरवा रहे हो अपोजिशन को, आप चाहते हो कि बीजेपी के सामने सरेंडर कर दें, सजदा करें? नहीं, इनसे मुकाबला करिए, और जो लोग इनसे मुकाबला कर सकते हैं उनकी बात मानिए। देखिए ये बात आपकी बात मानने में रिस्क भी तो है। पता चला कि पलट के कुछ प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा सर।
मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं नहीं बनने जा रहा। असद ओवैसी साहब भी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। और मैं अगर एमपी का चुनाव लड़ जाऊंगा तो मैं हार भी जाऊंगा, मैं ये भी जानता हूं। उसके बाद भी मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बीजेपी को हराया कैसे जाए। मेरी बात तो सुनी जाना चाहिए, कि मेरी बात भी नहीं सुनेंगे आप। अरे सर, तो मैं कौन सा आपको बात करने से रोक रहा हूं? आप नाहक खपा बैठे हो। अरे जाओ मिलो भैया, कांग्रेस से मिल लो, सपा से मिल लो, कहीं मिल लो। अच्छा मैं एक मिनट, मैं ब्रजेश भाई, इतना क्यों खपा हो? ब्रजेश भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं सपा के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं, ले जाओ भैया दीपक रंजन, इनको मिलवाओ, बात कराओ, पांडे जी ले जाओ, इनकी कुछ सुनो। सर बात नहीं सर, बात तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया और उसके बाद में पूरे भारत में स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल बसें चला दी कि राम मंदिर के भगवान राम के जाके दर्शन करो। और पूरे देश में हर किलोमीटर के ऊपर गेंदे के फूल लगे हुए, झंडे लगे हुए, भजन कीर्तन हो रहे हैं। ना भी कर रही हो बीजेपी, तो आप आइडिया दे दो। लोग गमछे डाले हुए, आप कैसे लड़िएगा इनसे? आप कैसे लड़िएगा? मैं सपा से पूछ रहा हूं, किसका विरोध करेंगे आप? वो आपका विरोध करवाएंगे भगवान राम से, क्या आप भगवान राम का विरोध कर नहीं पाएंगे? आप किसको कहेंगे मत जाओ देखने के लिए? सर मेरी बात की गहराई को समझिए। आप इनसे लड़ने के लिए तैयार होइए, अपने को तैयार कीजिए सब लोग। मैं तो पीछे चलने वाला आदमी हूं, मैं तो चल रहा हूं आपके साथ पीछे। नहीं, मैं आपकी भावुकता समझ सकता हूं और आपकी पीड़ा भी समझ सकता हूं। मैं अगर आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि इनके प्लानिंग समझिए, तो मैं अपनी बात को प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है वकार साहब, डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार सम्मिलित करूंगा। वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सर एक लाइन और बोल दूं, सर एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन और बोल दूं। ठीक है, ठीक। देखिए प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल जी, आसिम वकार तो नहीं बनेंगे, लेकिन आसिम वकार अगर ये जान दिए दे रहे हैं अपनी कि नहीं बीजेपी ना बनने पाए, कंसीडर करो यार, इतने के बाद तो कर ही सकते हो। अखिलेश जी बन जाए, इतने के बाद बन जाए, समझिएगा, बैठाओ कोई बात तो होगी। बीजेपी इस बार सिर्फ एक प्लान कर रही है, बीजेपी सिर्फ एक प्लान कर रही है कि जो 2019 की सीटें उसने जीती हैं, वो उनमें से एक भी सीट कम ना होने पाए, इस पे काम कर रही है। ओके वैभव माहेश्वरी, जिन तर्कों को और जिन मुद्दों को आसिम वकार उठा रहे हैं और विपक्ष की जैसी तैयारी है, अभी तो आपकी एंट्री ही हुई है, आप उत्तर प्रदेश में कोई टेबल टर्न करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अपोजिशन जिस तरह बीजेपी से लड़ रहा है, क्या वो पर्याप्त है? और बीजेपी की जैसी तैयारी है, क्या ये लोग मुकाबला देने की स्थिति में हैं? प्रिय जी, ये बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। उन्होंने एक बार मुद्दे के आधार पर आकर देख लिया सत्ता में, और इसके बाद उन्हें तमाम रिसर्चों के बाद इनको पता चल गया कि जहर फैलाने से काम बन जाता है। जब टेस्टेड फॉर्मूला है तो काम करेंगे, और 2019 में इन्होंने पुलवामा के आधार पर सरकार बना ली दोबारा, और क्या बेशर्मी से सरकार बनाई, तो इनको ये पता चल गया कि इससे भी मामला बन जाता है। कि राम जन्मभूमि के मामले को लगातार और बढ़ाते रहेंगे, मंदिर के मामले को लगातार बढ़ाते रहेंगे। जब इन्होंने अटल जी के अस्थि कलश को घर घर पहुंचा दिया, तो अभी तो बाकी बहुत कुछ बाकी है। वहां जन्मभूमि की मिट्टी को घर घर पहुंचा दिया, तो बहुत कुछ बाकी है। ये एक ऑर्डिनेंस लाके अभी आपको ठीक किया, अभी समझ में नहीं आया आपको? अब देखिए कि ये कितना खुल के खेल रहे हैं। मेरी उसी दिन बाई चांस मुलाकात पार्टी के शीर्ष नेताओं से हुई थी, और मैंने कहा था कि ये मानेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो उनका कहना था नहीं नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो थोड़ा करेंगे। मैंने कहा मुझे लगता नहीं कि मानेंगे। उसी दिन शाम को ऑर्डिनेंस आ गया, और मैंने उनको वापस मैसेज किया। मैंने कहा देखा, मैं जानता हूं इनकी गहराई कि ये लोकतंत्र में, संविधान में, अदालतों में यकीन नहीं रखते ये लोग। अब आसिम वकार भी बीजेपी को जानते हैं, आप भी जानते हो, पर क्या कारण है कि नहीं कोई प्लानिंग कर पा रहे हो? आलोक जी आऊंगा, पर्याप्त समय दूंगा, आप अपनी बात पूरी रखिएगा, आपको थोड़ा अधिक समय दूंगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको अच्छी तरह जानते हैं। इनको जानते ना होते तो इनको 4 बार नहीं हराते। इनका तो 15 साल से कब्जा था वहां एमसीडी में। अरे कितना जीत लो, पर आपको तो हाथ मरोड़ ही देते हैं। ये करते रहे, और जितना ये हमें मजबूत करते जा रहे हैं। आज जैसे मैंने कहा कि मनीष जी के ऊपर आपने देखा होगा कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो ये एक राजनीति में गिरावट का मानक सेट कर रहे हैं, एक लेवल सेट कर रहे हैं। यूपी में तैयारी है आपकी, और जिस दिन ये सत्ता बदलेगी, ये मानक जो यहीं पर रहेंगे। ये जो गिरावट इन्होंने जिस लेवल पे लेके गए हैं, इनको वापस उसको झेलना पड़ेगा। धमकी दे रहे हैं?
इसलिए करना पड़ेगा कि आप अपने एजेंसी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो लोगों को निपटाने में, और जिसको आप निपटाने के लिए इतनी साजिशें रचोगे आपको पलट के जवाब भी नहीं देगा। थैंक यू, शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। एक बात और ब्रजेश जी कह दूं, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे देश के राजनीतिक दलों को एकजुट कर रही है। थैंक यू। और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। आज ही कलकत्ता में प्रेम कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम कुमार जी। बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रही है, यूपी में इतनी गहरी दिलचस्पी बीजेपी की क्यों है, और विपक्ष जिस तरह से बीजेपी को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, 20 कौन पड़ेगा इसमें? देखिए ब्रजेश जी, अगर 2019 और जो 24 दिख रहा है उसमें हम कंपेयर करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ज्यादा सशंकित थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि एसपी बीएसपी मिल करके चुनाव लड़ रही थी। तो बीजेपी ने इसकी बैकअप तैयारी भी की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें कम होंगी तो हम कहां से इसकी भरपाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल को और पूर्वोत्तर के प्रदेशों को रखा था। तो एक तो उत्तर प्रदेश में उम्मीद जितनी थी, उनका आशंका जितनी थी, उतना नुकसान नहीं हुआ बीजेपी को, और दूसरा पूर्वोत्तर और बंगाल में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। उस मुकाबले इस बार देखें तो बीजेपी को वो चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्टेट है जहां की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और यहां सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है उनको चुनौती देने के लिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या बीते दिनों ये एस्टैब्लिश हुआ है। तो समाजवादी पार्टी, अब इसको हम थोड़ा सा इस रूप में देखें कि समाजवादी पार्टी कितनी चुनौती दे सकती है और कैसे दे सकती है। तो इसमें हम ये पाते हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास दलित, ओबीसी, सवर्ण सबका मिक्सअप वोट है, मुसलमानों का नहीं के बराबर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास में वो बड़ा वोट बैंक जो है खिसका है, छिटका है। विधानसभा में जरूर समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म किया कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दलित को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। और अभी जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें मुसलमान भी ऑप्शन देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से छिटकने का। तो ये समाजवादी पार्टी के पास चुनौती है। अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या ऐसा कुछ जोड़ करके कुछ कॉम्बिनेशन बनता है जहां से कि ये छिटकाव को रोक सके समाजवादी पार्टी, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हाँ, बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जरूर बात है कि जो एनडीए था पिछले चुनाव में, इस चुनाव में कमजोर है एनडीए। तो अगर बीजेपी कहीं गड़बड़ाती है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम होती, तो इसकी भरपाई कहां से करेगा? बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बार की चुनौती बीजेपी के लिए बिहार है कि बिहार में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से करेंगे। तो ये इस चुनौती को मजबूत करने के लिए अभी दिल्ली अध्यादेश की बात हो रही थी, ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आज ममता बनर्जी ने कहा भी है कि राज्यसभा में हम इसको कानून बन के पास नहीं होने देंगे, और 2024 का ये सेमीफाइनल है। तो वाकई वो सेमीफाइनल होगा विपक्ष के यूनिफिकेशन के ख्याल से। अगर दिल्ली से संबंधित अध्यादेश को कानून में कन्वर्ट नहीं कर पाती है बीजेपी, तो ये एक बड़ी बात होगी। तो ये एक चुनौती है। दूसरा, राहुल गांधी को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है कि वो चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे, और वो जिस तरीके से जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, और कांग्रेस फिर से अपने आप को कई स्टेट्स में रिवाइव कर रही है, और आने वाले समय में दिखेगा कि वो कितनी रिवाइव कर पाई है। सर, मैं डिबेट के दूसरे चरण में मिल करके एक बड़ी चुनौती हमें लग रहा है। जी, आपके बाकी विचारों को सम्मिलित अगले चरण में करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी की प्लानिंग है 30 मई से लगातार चुनावी संपर्क महाअभियान चलाने की, अपोजिशन की एक तो क्या तैयारी है, और दूसरा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कैसी चर्चाएं हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो मई में होगा, लेकिन बीजेपी ने ये एक तरह से कहा जाए समझदारी दिखाई है कि कर्नाटक की हार के बाद अब वो एक पल बैठना नहीं चाहती है, और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा मजबूत गढ़ है, और यहाँ पर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वजह से ये अभियान का एक ऐलान हुआ है। गर्मी लगे, चाहे रंग काला पड़ जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरे रहना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही संजीवनी है, और यहीं से बीजेपी देश की सत्ता में बरकरार रह सकती है। अगर उसे तीसरी बार सरकार बनाना है
तो मोदी और योगी का जो करिश्मा है 70 से प्लस सीटों का, वो यहाँ पर उसको दोहराना होगा। अब वो उसके सामने जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मायावती ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो एक 12-13% उनका जो वोट बैंक है पिछले चुनाव के मुकाबले, वो अलग वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी अलग है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वोटों का जो बिखराव है उसका फ़ायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में है। अब ये आज कांग्रेस ने भी कहा कि 19 सीटों पर वो तैयारी कर रही है। जब जिसके पास सीट के नाम पर कुछ भी ना बचा हो और तैयारी 19 20 सीट पे करे, तो ये खाली इसलिए है कि अगर कोई गठबंधन करने आओ तो हम अपना पत्ता आपके सामने ये रखा है। कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो एक क्षेत्रीय दल से भी कम उसकी स्थिति है। एकमात्र गठबंधन अगर बीजेपी के खिलाफ कोई उत्तर प्रदेश में बन सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस इतनी सीट मांगेगी कि सपा उनसे गठबंधन मुश्किल है करे। तो सब अलग अलग लड़ेंगे और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी 2-3 राज्यों में लेट गई, चुनाव हार गई, उससे थोड़ा सा आशंका और विपक्ष को उत्साह मिला। लेकिन यह यूपी है, यहाँ पर अभी नगर निगमों में पूरा सफाया हो गया। 2 उपचुनाव हुए, दोनों बीजेपी समर्थित दल जीत गए। तो यूपी में बीजेपी को हराने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। आसिम बकार साहब उसी के लिए बार बार कह रहे हैं कि देश के छोटे छोटे राज्यों में आपकी जीत उतनी मायने नहीं रखती, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है ये बताइए। लेकिन इधर देखिए थोड़ा ब्रिजभूषण वाला मामला उछला हुआ है। वो बाहुबली है, बीजेपी टिकट देगी फिर जीत जाएगी। कुछ मुद्दे विपक्ष के हाथ आते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं क्योंकि बीजेपी ने अपनी हार को कर्नाटक के चेतावनी की तरह है उसके लिए, और उसने लिया भी है। तो क्योंकि यूपी में अगर खिसक गए तो देश में कहीं जगह नहीं मिलेगी। यूपी को पकड़े रखना है, इसके लिए तपती दोपहरी में निकलने के लिए तैयार हो गई है बीजेपी जी। वरना आप जानते हैं कि मई जून के महीने में कौन सांसद ऐसी कार से बाहर उतरे, इतनी आग चल रही है बाहर। तो ये तो मजबूरी कराती है सब। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस इस बात को सोचे कि वो एक बैसाखी पर लेटी हुई पार्टी है, उसको पहले खड़ा होने की अपनी हिम्मत वो बढ़ाए, दौड़ने की और किसी रेस में भाग लेने की बात बाद में करे। लेकिन वो अपनी स्थिति को समझना नहीं चाहती है। और मायावती ने अपना रास्ता तय कर लिया है। अब अखिलेश के सामने है कि उनके साथ जो पार्टियां वो भी न कहीं टूट जाएं, क्योंकि अभी जब चुनाव करीब आएगा तो सुभाषपा का भी कोई पता नहीं है। आरएलडी जरूर साथ में है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। हाँ, वैभव महेश्वरी की पार्टी ने नगर पालिका निगम में कुछ नगर पंचायतों में सीटें जीती हैं। वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये सब फैक्टर निर्भर करेगा बीजेपी कितने सीटों पर जीत सकती है जी वीरेंद्र जी। लेकिन यूपी का जो चुनाव है, देखिए नेता तो डमरू हैं, जहाँ चाहो वहाँ नचाओ। और ये सब जानते हैं कि मोदी के नाम पर ये लोग जीतते हैं। बीजेपी में 2-2 बार सांसद जीत चुके जो, ये अपने दम पर नहीं, ये तो योगी और मोदी के नाम पर जीते हैं। जनता वोट भी उन्हीं के नाम पे देती है। तो ये तो वही बजाएंगे डफली, और उस डफली में मोदी का जादू चला अगर तो ये लोग जीत जाएंगे चुनाव जी। मिर्जा जी, चुनाव तो आप कई लोग कहते हैं बीजेपी 24 घंटे मोड में रहती है, हर साल हरदम हर महीने चुनाव लड़ती है। भाई कार्यकर्ताओं को काम भी देती है, कार्यकर्ता को मेहनत भी करनी पड़ती है। भले वो बाजार में जाकर तमाम लोगों का सामना करता है, महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके तमाम ताने भी उनको सुनने पड़ते हैं, लेकिन उनकी कुछ योजनाएं उनको लाभ दे रही हैं। खासतौर से 5 किलो राशन और उस पर राष्ट्रवाद का भाषण और आगे राम मंदिर के निर्माण का ऐलान, ये सब चल रहा है। और दिन में काम करने वाले कार्यकर्ता होंठ सूख जाए तो दिन के लिए अलग पानी का और रात के लिए अलग पानी का इंतजाम भी होना चाहिए,
ये भी सब चुनाव की खासियत होती है। जी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो खुल के मैंडेट दे रहा है बीजेपी को पिछले 3-4 चुनावों से। 2 बार विधानसभा में दिया, 2 बार लोकसभा में दिया। वो टेम्परामेंट बना रहेगा कि नहीं, ये अब देखना होगा, ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल कहते हैं कि करोड़ी है टोपी और आना में रोटी, और संसद में साहब बड़ी मुफलिसी है, और विधायकी में दारू बटे, सांसदी में बटे बियर, और अकल के अंधे हार जीत तक करते रहते हैं चीयर चीयर। चरण पले कंबल बांटे, बोले मीठे बोल, और जिस दिन सांसद बन जाएं सांसद जी हो जाते पक्का गोल। जी शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, 2024 में बीजेपी और अपोजिशन की क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, आज हम उस विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और विपक्ष ने उनके ऊपर आरोपों की बौछार की है। आलोक जी, मैं चाहता हूं कि पहले आप सबके जवाब दे लें। हाँ ब्रजेश जी, मैं किसी पे कीचड़ फेंकने के प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे कीचड़ में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो अपने नेता की बात करूंगा। आज एक वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी पूरे हर देश में जो है बुलाए जा रहे। कोई भी वैश्विक ग्रुप हो, G7 से लेकर G20 और क्वाड और जितने भी आज ब्रिक्स देशों की अगर कई बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी यानी कि भारत को वहां पे बुलाया जाता है। आज G20 जैसे बड़े संस्थान जिसमें सारे विकसित और पावरफुल देश है, उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी और भारत के पास, ये एक बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से G7 की बैठक में नरेंद्र मोदी जी गए, किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने उनसे कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपकी लोकप्रियता का बेजोड़ है। हमारे यहाँ जो हॉल हम जो बुक करना चाह रहे हैं वहां पे मुझे फोन आ रहे हैं, मैं वहां व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, वो स्थान छोटा पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20,000 कैपेसिटी के हॉल में हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतने फोन आ रहे हैं कि मैं वहां पर भी कार्यक्रम करने में असमर्थता व्यक्त कर रहा हूँ। पापुआ गिनी के राष्ट्रपति, वहां पर प्रधानमंत्री, वहां अब नरेंद्र मोदी से इतने प्रभावित है कि वो पैर छू करके जो है उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यह जब विश्व के में हमारे नेता का सम्मान हो रहा है और देश के नेता जो हमारे हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सम्मान से गौरवान्वित नहीं होना चाहती हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को क्यों एक भाजपा के नेता के रूप में देख रही है? उसको नरेंद्र मोदी को तो जनता ने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है ना। भारत फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी सेक्टर में हुए अचीवमेंट्स का लाभ कोई आप ले पाएंगे लोकसभा चुनाव में? जनता में इस फॉरेन में आपकी क्या पोजीशन इस नाते वोट थोड़ी देगी? देखिए ब्रजेश जी, एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमने पिछले प्रधानमंत्रियों को भी देखा है और आज नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और रही बात जहां तक कि देश के अंदर की आप बात करते हैं, तो हमने हर फ्रंट पे आगे बढ़कर काम किया है, चाहे धारा 370 हटाने का काम किया हो, राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया हो, देश को सुरक्षित रखा हो, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा हो, आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी है, साथ ही साथ गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को सफलता आसिम वकार ने जो 3 आपके प्लान बताए हैं, क्या वो सही है? देखिए, मैं आज एक बात ब्रजेश जी जरूर कहना चाहूंगा। आसिम वकार जी हालांकि जिस पार्टी से आते हैं उससे कोई भी हमारा तिरकाफ नहीं है, क्योंकि वो एक धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, वह एक परिपक्व राजनेता के रूप में उन्होंने विश्लेषण किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन उनकी पार्टी, उनकी नीतियों से कोई सहमति नहीं है और विपक्ष को उन्होंने कहा कि आप 3 मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, क्या वो सही है? इसका मतलब आप सहमत हैं? तो देखिए, हम ईमानदार नेतृत्व को लेकर के जाएंगे, गरीबों के नेता को लेकर के जाएंगे, देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखने वाले नेता को लेकर के जाएंगे, और एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा हमारे नेता के ऊपर, हम उसको लेकर के जाएंगे। थैंक यू आलोक जी। आरोप लगाने वाले आज जो है सदस्यता चली गई है। आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता क्या रह गई है? सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी तक मांगनी पड़ गई। यही हाल अरविंद केजरीवाल जी का लिखित माफिया झूठ बोलने के कारण मांगते फिर रहे हैं। एक कहते थे हम कुछ नहीं लेंगे और 45 करोड़ का खाली रिनोवेशन कर रहे हैं। 45 करोड़ रुपए बहुत होता है। एक कोठी क्या कई बड़ा महल खरीदा जा सकता है, और वो छोटे से बंगले को सजाने में उन्होंने क्या क्या लगा दिया होगा। मैं भी देखना चाहूंगा अगर केजरीवाल जी, संजय महेश्वरी जी मुझे घुमा दे एक बार कि केजरीवाल जी ने कौन सा बंगला ऐसा बताइए। भाई दीपक रंजन, ये जो मुद्दे बीजेपी ने भी उठाए और आसिम वकार ने कुछ बड़ी अलार्मिंग बातें कही हैं, बीजेपी भी सहमत है उनकी बातों से, आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, देखिए, असीम भाई को हम लोग डिबेट में हमेशा सुना करते हैं और हमारे पुराने मित्र भी हैं,
लेकिन आज असीम भाई का कुछ हमें बदला बदला सा रूप नजर आ रहा है। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने आक्रामक रहते थे और आज ये सही है कि अगर दुश्मन से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर डायग्नोसिस करके आपको आपकी बीमारी बता रहे हैं तो आप उनको असीम भाई की मैं बात का जवाब देना चाहता हूँ। असीम भाई ने जो राम मंदिर का मुद्दा बताया, देखिए राम मंदिर हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन आज का नौजवान रोजगार मांग रहा है। आज की माताएं बहनें हमारी जो महंगाई से त्रस्त हैं, जब ये इनके जो 80 जिलों में जाकर के जो ये रैलियां करेंगे, इनके एक एक सांसद ने एक एक जिला गोद लेने का काम किया था। उन जिलों की स्थिति क्या है, क्या ये बताने का काम करेंगे आलोक अवस्थी भाई? नहीं, जो वो बता रहे हैं कि ट्रेन भर भर के लाएंगे और फिर हर किलोमीटर पर बोर्ड, गेंदे का फूल, लेकिन 9 साल में अभी तक इनको याद नहीं पाओगे, ये कह रहे हैं। अब 9 आसिम वकार आपको डायग्नोस करके बता दिए कि देखो क्या होने जा रहा है। असीम भाई चूंकि इनकी नस पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरीके से पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को। ऑलराइट, कृष्णकांत पांडे जी, जिन मुद्दों को उठाया गया, अपोजिशन की तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए और विशेष तौर पर कहां से मुद्दा उठा आपने सुना भी होगा, आप कुछ उस वक्त कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। देखिए साहब, दीमक भी जो है 24 घंटे काम करता है। करता क्या, लकड़ी को काट के खराब कर देता है। पढ़ा लिखा होना इस देश में बहुत आवश्यक है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। और राजनीति में हमारी लोकतंत्र की विशेषता है कि अंगूठा छाप व्यक्ति भी कुछ हो सकता है, लेकिन जरूर कुछ न कुछ पढ़े लिखे कोई जनता को चुनना चाहिए। अभी हमारे मित्र आलोक अवस्थी जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता, सदस्यता, ये वो। अरे आप बेशर्म हो, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर गए। मुझे लगता है सही शब्दों का चयन करें। मैं बेशर्म या इलीगल शब्द, पांडे जी बहुत सारे शब्द हैं। मेरी बात, अवस्थी जी आप रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ। अवस्थी जी, मैं ऑब्जेक्शन कर चुका हूँ, प्लीज गाली देते रहिए। मेरी बात, आलोक जी प्लीज। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से लेकर और सारी चीजें चूंकि जितनी भी है उस पर मैं यहाँ बहस नहीं करना चाहता। राहुल गांधी पे कमेंट करने के पहले आपको सोच लेना चाहिए, 4 राज्य में आप हो और 4 ही राज्य में हम भी हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार आपको आपकी औकात पे ले आ देंगे। आज मैं इस चैनल पे चैलेंज देता हूं। तैयारी तो बताओ। तैयारी ही बता रहा। अरे सुनो यार आलोक, सुनो यार, मैं बोल नहीं रहा था, आप आराम से। मैं आप में नहीं बोल रहा था। दूसरी आलोक जी आप संयम दिखाइए। संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करेगा। महामहिम हमारी राष्ट्रपति जो महिला भी हैं, आदिवासी का मुद्दा बताओ पांडे। बता तो रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाह रही। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो तानाशाह हो गया है। ओके, इसी तानाशाही को तो समाप्त करना है। शुक्रिया। और यह जनता सारी आसिम बकार, अभी हमारे मित्र भाई आपने जो राजनीतिक विश्लेषण दिया है, बीजेपी तो उस पर सहमत है। आसिम बकार बोलेंगे। पांडे जी, थैंक यू। पांडे जी, मैं आप सबके बयानों की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सब अपनी बात रखें। अब आसिम बकार की बारी है, सिर्फ आसिम बकार बोलेंगे। वकार साहब, बीजेपी सहमत है आपकी बात से। अब आप और क्या सलाह देना चाहते हो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में? आसिम वकार की आवाज जाएगी। आसिम भाई गो अहेड, बोलिए। आप दोनों शांत हो जाएं, बोलिए वकार साहब। आलोक जी शांत हो जाएं। हाँ वकार साहब बोलिए। मैं पांडे जी शांत होइए आप, वकार साहब को सुनिए। लगभग सक्रिय राजनीति में लगभग 27 साल हो गए। और इस 27 साल में मुझ पर पॉलिटिक्स की एक भी रुपया हराम। मैं कभी विधायक नहीं बन पाया, कभी सांसद नहीं बना। जिस पार्टी में पहले था उसने कभी मुझे एमएलसी का ऑफर नहीं दिया, कभी राज्यसभा का नहीं दिया, कभी राज्य मंत्री नहीं बनाया, कभी दर्जा प्राप्त नहीं कराया। सर वो मैं समझ गया। मेरा एक मिशन है, एक विजन है। सर मेरा विजन और मिशन ये है कि देश एक रहे। देश तभी एक रह सकता है कि जब देश में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे। नहीं रहेंगे तो देश तो जैसे केजरीवाल या दूसरे लोग, नीतीश कुमार डेलीगेशन बना के जा रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हैं। आप जो बात मुझे और सबको टेलीविजन पे बता रहे हैं, आप एक डेलीगेशन बनाइए, अपनी पार्टी के और लोगों को लीजिए, अपने सदर को साथ लीजिए या जिनको भी लेना चाहें, और जाके अपोजिशन को ये बात समझाने की जरूरत है। सर मैंने तो चैनल पे बोल दिया। जो बात कमरे में बोलना चाहिए थी वो मैंने टेलीविजन पर आम मतलब ऑन एयर बोल दी। तो आपको लगता है कि अपोजिशन आपकी सलाह सभी ने सुन लिया? समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है?
सब समझ रहे हैं सर। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरी बात से इनकार कर दे। जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आदमी को आगे किया गया और वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, और जब ये कांग्रेस के लोग चलेंगे या सपा के लोग चलेंगे या आम आदमी के लोग चलेंगे, मैं अपनी कह रहा हूं, जब चलेंगे और जब गली के लोग धीरेन्द्र शास्त्री से सहमत हो कि हिंदू राष्ट्र के नारे लगाएंगे, विरोध कैसे करेंगे? ये वो यही चाह रहे हैं कि आपको ऐसे मुद्दों में उलझा दिया जाए कि आप ना विरोध कर पाए ना समर्थन कर पाए, आप थैंक यू हो जाए आपका। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराना बहुत आसान है सर, और यह बात बीजेपी भी जानती है। मैंने आपसे कहा कि मैं देश का पहला आदमी हूं, पहला नेता हूं जिसने यह बात कही कि 2000 रुपए की नोटबंदी पूरी प्लानिंग के साथ हुई है, यह बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। बाकी तो मैं सभी को सुन रहा हूं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, शुक्रिया। किसी दिन इस विषय पर मैं विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा, कर दूंगा सर। आप सबको विस्तृत बुलाऊंगा ताकि आपको ज्यादा वक्त मिले, आप और बात कर रख पाए। थोड़ा आज वक्त का अभाव है, बोले वकार साहब। मैंने भी आपसे एक बात कही, प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर बनने का मौका मिला तो अखिलेश जी बनेंगे, मायावती जी बनेंगी, राहुल जी बनेंगे, ममता जी बन सकती हैं, नीतीश जी बन सकते हैं, एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। आसिम बकार तो नहीं बन सकते ना, आसिम बकार तो वैभव महेश्वरी साहब आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। वैभव महेश्वरी साहब, विपक्ष क्या इस स्थिति में है कि ठीक से मेरी तकलीफ को समझिए, मैं समझ गया, मोहब्बत को समझिए। विस्तृत चर्चा इस पे होगी, मैं आपसे वायदा करता हूँ। आलोक जी को बुलाऊंगा, बोलिए महेश्वरी जी। करिए जी, बिल्कुल। विपक्ष चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और खासतौर से इंडिया में तो 30% का चुनाव बीजेपी लड़ती है, और उस 30% को भी धोखा देने के अलावा इन्होंने क्या ही किया है? तो विपक्ष अगर इकट्ठा 2000 का नोट बंद करने का फायदा है बीजेपी को, नुकसान? इन्होंने पिछली बार की नोटबंदी भी जो ब्रजेश जी की थी, वो सिर्फ सपा और बसपा का पैसा खाली करने को ही तो की थी। आप लाख उदाहरण इनके देते रहिए कि आतंकवाद का खात्मा और ये सब। प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता ना कि नोटबंदी करने का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। बंगला इतना बड़ा है, बता रहे हैं इकोनॉमी का असर, तो इकोनॉमी का असर प्रधानमंत्री को क्या पता? बंगला बताइए, बंगला जो राष्ट्रपति अमेरिका का, वो हमारे प्रधानमंत्री ये कैसे कर सकता है कि मेरे पास फोन आ रहे हैं, आपके लिए हॉल का इंतजाम करना है? वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके पास फोन आ रहे हैं, मोदी जी के हॉल का इंतजाम करना है, मोदी जी के हॉल का इंतजाम राष्ट्रपति कर रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? ये लोग कपोल कल्पनाएं करते रहते हैं। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। जो बाइडन है, बाइडन साहब ने ये नहीं कहा कि मोदी जी आपके एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के सारे अमेरिका में चर्चा हो रही है, आप कंप्यूटर वाली डिग्री पार्टी, बाइडन ने ये नहीं कहा। बाइडन को दिखाई नहीं पड़ता है हाथ जोड़कर सारे एम्बेसी जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है, उसके सामने जो है आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप मुझे मालूम है किस याद क्यों हो रही है। 100 करोड़ रुपया ट्रेस हो गया है आपका, जो आप लोगों ने जो है दारू के ठेकों में जो कमाया था, जो कब्जा किया था। आज आपके नेता नहीं हो पा रही है, आप लोग कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हो। लॉन्ड्री में पकड़ा गया है प्रधानमंत्री ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रेम कुमार जी को लाएगा स्क्रीन पे। प्रेम कुमार जी, आसिम वकार ने जो मुद्दे उठाए हैं, काफी सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दों का उठाया है आसिम वकार ने, सहमत हैं आप सर? देखिए, मैं बोलना भी चाह रहा था ब्रजेश जी। आसिम वकार जी जो बोल रहे हैं कि वो मुद्दे बीजेपी उठाने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन क्या कभी भी श्री राम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी चुनाव जीता है? देखिए, जब 92 की घटना घटी थी बाबरी वाली, तब बीजेपी शासित राज्य बर्खास्त कर दी गई थी, लेकिन किसी में बीजेपी श्री राम के नाम पर वापस नहीं आ सकी थी। अभी ताजा उदाहरण देखिए, बंगाल में जय श्री राम का नारा फेल हो गया, कर्नाटक में बजरंग बली का नारा फेल हो गया। तो हम तो ये देखते हैं कि बीजेपी जब जब ईश्वर के नाम पर, राम के नाम पर या दूसरे ईश्वर के नाम पर वोट मांगने जाती, बीजेपी को राजनीतिक परिणाम नहीं मिलते हैं। तो ये बात भी गौर करने की है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ वक्त का अभाव है, किसी दिन विस्तृत चर्चा के लिए आप सबको दोबारा से आमंत्रित करेंगे और इस बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।